सी, जो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो इकोलॉजी, जो आपके लास्ट यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर है। 13 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर है ये, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये शुरू हुआ। अब ये जो लेक्चर्स होंगे ना बच्चा, ये होंगे बैक टू बैक आपके, मान के चलो 10 लेक्चर में कंप्लीट होगा। ये आपके चारों चैप्टर जो है 10 से 12 लेक्चर में कंप्लीट होंगे, क्योंकि नीट में ये क्वेश्चन, ये चैप्टर बहुत वेटेज रखते हैं, तो हमें वेटेज के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात कि नीट में ये वेटेज क्यों रखते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा रटने वाली चीज़ों से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा समझने में पावर रखता है, कैचिंग पावर रखता है। और इकोलॉजी इज़ टोटली बेस्ड ऑन रटन विद्या। रटने की चीज़ें इकोलॉजी ज़्यादा रखता है, इसलिए बच्चा कंफ्यूजिंग हो जाता है, उसको नहीं इतनी चीज़ें मेमोराइज हो पाती है, तो बच्चे को एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग करनी पड़ जाती है। क्योंकि मन तो उसका वहाँ बैठ के भी नहीं करता है छोड़ दूँ, क्यों बायोलॉजी के पेपर में छोड़ूंगा तो मैं फिजिक्स में क्या करूँगा। फाइन, तो छोड़ना उसको है नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग करा के उसको -1 करवाना है। बस वहीं पे आके मान के चलो, अगर 15 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं तो 15 में से दो क्वेश्चन होते हैं या 3 क्वेश्चन होते हैं जो आपको छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन वो भी तब छोड़ने पड़ेंगे जब आपकी अच्छी तैयारी नहीं है, आपने एनसीईआरटी को 5 से 6 बार रिवाइज नहीं किया है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को टिप्स में याद करके जाते हो, तो मैं बोल रही हूँ मेरी गारंटी के साथ में आप सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ पाओगे, पूरे क्वेश्चन कर लोगे। इसमें से 1-2 क्वेश्चन थोड़े से शीट के भी होंगे, थोड़े से बाहर के भी होंगे, जो नए अमेंडमेंट्स होते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कन्वेंशन ऑफ पार्टीज़ होती रहती है, COP 13 हुआ, COP 14 हुआ, हर साल कभी चाइना में, कभी इंडिया में, कभी US में, यहाँ पे जाके पार्टीज़ होती है, पार्टीज़ जिसमें सारी कंट्रीज़ का एक मेंबर बैठता है। तो वहाँ पे कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं एनवायरनमेंट को लेके, बायोडाइवर्सिटी को लेके, ये सब चीज़ों, इकोसिस्टम को लेके, तो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती है। अब ना पता नहीं कौन से ईयर उनमें से क्वेश्चन आ जाए, पता नहीं होता, लेकिन वो जानबूझ के क्वेश्चन डाला जाता है कि बच्चा कितना अवेयर है अपने एनवायरनमेंट को लेके कि सराउंडिंग में चल क्या रहा है, बाहर जाके अमेंडमेंट कर क्या रहे हैं मोदी जी, ठीक है। इसलिए, लेकिन हमें इतना बचड़े में नहीं पढ़ना है, हमें सीधे से अगर लगा हमें बाहर का क्वेश्चन ना छोड़ दो, क्योंकि पूरे मार्क्स लाने से सिलेक्शन नहीं होता है, कभी भी पूरे मार्क्स लाने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन उसका होता है जो एट द टाइम ये जान ले कि मुझे ये क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन छेड़ने ही नहीं है मुझे, जो अपना टाइमिंग को पूरा सिक्योर करके पूरे टाइमिंग के हिसाब से अपने को क्वेश्चंस रिपीट करके देख ले कि कहीं मेरे को आता हुआ क्वेश्चन तो नहीं छूट रहा है मुझसे, बच्चा सिलेक्शन वो ले आता है, ठीक है ना। अभी आपको पता होना चाहिए, अभी 800 का पेपर होता है कि कितना, 720 का होता है, 720 का होता है। तो 720 में से इस बार कम से कम भी मान के चलो जनरल कैटेगरी की जो मार्क्स होंगे, स्कोर होगा, वो 600 से 610 के बीच में कट ऑफ जाएगी जनरल कैटेगरी की। तो सोचो तुम 720 में से अगर 610 भी जाती है तो यहाँ पे 110 बचता है। 110 मतलब समझ रहे हो, 110 मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 25 क्वेश्चन, 25 चौके 100, तो 25 क्वेश्चन मतलब 26 क्वेश्चन मान के चलो, 26-27 क्वेश्चन। तो 26-27 क्वेश्चन कैसे हुए, अगर अपन 27 क्वेश्चन लेते हैं, 27 क्वेश्चन में से फिजिक्स के मान लो 12 क्वेश्चन, हाँ, और केमिस्ट्री फिजिक्स के मान लो 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के मान लो 7 क्वेश्चन, और लास्ट में कितने बच रहे हैं, 9 क्वेश्चन ये बायोलॉजी के, हाँ 10-9 जो भी बच गए है ना, ये क्वेश्चन, ये अगर आप ब्लैंक छोड़ के आते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, समझ रहे हो, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप ब्लैंक छोड़ के आ रहे हो, या फिर आप इसके छोड़ के आ रहे हो 5 क्वेश्चन, और इसके छोड़ के आ रहे हो 6 क्वेश्चन, और इसके छोड़ के आ रहे हो 8 क्वेश्चन, लेकिन रिमेनिंग आप 8 से 9 क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो, तो भी आपका हो जाएगा, है ना।
तो छोड़ने की ट्रिक भी वहाँ समझ में आती है, यहाँ नहीं समझ में आती है कि मैं ये छोड़ के आऊँगा। अरे तुमको पता है क्या ये आएगा, तुमको पता थोड़ी है, और तुमको पता है तो फिर पढ़ ही लो ना, छोड़ना ही क्यों है। तो बस ये ट्रिक्स होती है, मैं धीरे धीरे आपको समझाती रहूँगी पेपर अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। एग्ज़ाम हॉल में अगर पेपर एकदम से टफ आ गया तो वहाँ पे हाइपर नहीं होके थोड़ा सा ट्रिकी माइंड यूज़ करना है कि अगर पेपर हार्ड आया है इट मीन्स सबके लिए हार्ड आया है, अब इस हार्ड पोर्शन में से मैं मेरा स्कोर कैसे निकालूँ। हाँ, हार्ड पेपर होता है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, तो नीचे आ जाएगी तो नीचे कट ऑफ को मैं कैसे क्लियर कर लूँ, वहीं पे बैठ के कैलकुलेशन करना है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको, अभी तो देखो एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, तो मैं चीज़ें एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना अपना, तो मैं हर एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ें आपको बताऊँगी। जैसे मैंने अभी जो एग्ज़ाम दिया, अब बच्चा तुम 3 लोग आते हो, 3 में से भी 2 लोग आती है, अब जैसे आप 2 बेटे हो, साक्षी नहीं आई, तो मुझे भी समझ में नहीं आता है कि मैं इतनी प्रीशियस चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, बच्चे भी पूरे नहीं आए, समझ रहे हो। कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, तुम भी लोग हो यहाँ पे, अपन शुरुआत करेंगे और मैं सबका बताऊँगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, सबका बताऊँगी, डोंट वरी। एक अकेले के मेरे सब्जेक्ट का नहीं बताऊँगी। चलो आज शुरुआत करते हैं। आ रहा ना तेरा नंबर को पेपर, तेरा चैप्टर आ रहा है ना। चलो 4:30 बजे तक की है लेक्चर और 4 बज चुका है, कोई बात नहीं। सी, ये जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये मैंने चैप्टर का नाम मेंशन किया है, लेकिन मैं आज से अभी से सिर्फ इकोलॉजी में इंक्लूड करती हूँ चारों चैप्टर को, तो मैं बार बार इकोलॉजी वर्ड बोलूँगी, ठीक है। एक बार आयुषी खड़े होकर देखना कि ना ये दिखता है कि ये कलर उधर में से, इसमें से दिखता है क्या, दिख रहा है? श्योर, ब्लर नहीं हो रहा? चलो बैठ जाओ। इकोलॉजी, इकोलॉजी जो वर्ड दिया गया है ये ग्रीक वर्ड है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ना हम पढ़ते तो ये इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन आप बोलते हो लैटिन है, ग्रीक है, ये क्यों बोलते हो? ये जो चीज़ें हैं ना, ये जानबूझ के ऐसी लैंग्वेज में लिखी जाती है जो लैंग्वेज डेड है। डेड का मतलब समझते हो कि उनमें अब कुछ इन्वेंट्री नहीं हो सकती है, जो है बस वो ही है। जैसे अपने घर पे कोई बड़े बड़े बुजुर्ग, दादा परदादा जिसकी डेथ हो जाती है तो उनकी फ़ोटो टकी भी रहती है, तो उनमें अपन कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, जो है वो यही है, फ़ोटो ही है। क्यों? क्योंकि वो डेड पीस है। हाँ, वो अपन अपने मम्मी पापा की फ़ोटो अच्छी नहीं आती हो तो 4 बार एक्शन करके बता देते हैं, ऐसे हाथ रखो, वैसे पोज करो, या फिर हम जाके फोटोशॉप पे भी बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे एनिमेशन करना है हमारी फ़ोटो में। लेकिन जो डेड है उसमें कोई एनिमेशन नहीं हो सकता है। हाँ, अपन बाहर का बैकग्राउंड कर सकते हैं उन फोटोज़ में भी, लेकिन आप मतलब समझ रहे हो मेरा, मैं जो बोलना चाह रही हूँ कि ग्रीक वर्ड या फिर लैटिन वर्ड जहाँ पे भी आता है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये एक तरह से सर्टेनिटी है कि हम इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इकोलॉजी वर्ड का होता है मतलब, लॉजी का मतलब होता है लोगोस, और इको का मतलब होता है ओइकोस। पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, ठीक है। तो ओइकोस और लोगोस का मतलब होता है, यहाँ पे लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, एंड ओइकोस का मतलब होता है हाउस, या फिर हाउस को अपनी लैंग्वेज में, वह साइंस की लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं ड्वेलिंग। यस, ड्वेलिंग। ड्वेलिंग, ठीक है। इकोलॉजी ये है। इकोलॉजी होती क्या है, कोई बताएगा मुझे? इकोलॉजी है क्या? आयुष, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली,
it is the branch of science in which we can study the interaction and interrelationship of organism with environment. लिख रहे हो, मैं बोलूँ लाइन? ब्रांच ऑफ साइंस in which we can study of interaction and interrelationship of organism with their environment. ठीक है, चलो अब अपनी बात आती है कि इकोलॉजी। अब मैं जो छोटी छोटी चीज़ें मेंशन कराऊंगी ना, फटाफट नोट डाउन करते जाना एक बार फ्रिक्वेंटली। अब जैसे ना, जैसे इकोलॉजीज में से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बहुत हल्के होते हैं। बहुत हल्के मतलब इकोलॉजी टर्म किसने दी? दैट वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल। मैं लिख देती हूँ नाम। इकोलॉजी टर्म अर्नस्ट हैकेल, ठीक है। अब होता है फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी दैट इज रीटर या फिर राइटर, जो भी बोलते हैं। मैं तो राइटर बोलती हूँ ताकि जल्दी याद हो जाए, ठीक है। TH नहीं है, सॉरी, TER है, राइटर। कई बार पूछ लिया जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन लिख लेना। इंडियन इकोलॉजी दैट इज रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा। एंड फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी दैट वाज गिवन बाय वार्मिंग। प्लांट इकोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी किसको बोलते हैं? वार्मिंग। पूछ लिया जाता है भूले बिसरे, हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन आ जाता है इन तीनों में से। इंडियन तो याद रहेगा, रामदेव मिश्रा, रामदेव बाबा का बहुत चलन है, रामदेव मिश्रा झट से याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन टर्म किसने दी थी? अर्नस्ट हैकेल ने दी थी, ठीक है। और इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी बोलते हैं राइटर को, और फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी बोलते हैं वार्मिंग को, ठीक है। अब इकोलॉजी के इक्विवेलेंट ही 2 टर्म्स और आती है, सॉरी। एक टर्म का नाम है इथोलॉजी और दूसरी टर्म का नाम है हेक्सिकोलॉजी। इथोलॉजी एंड दूसरी टर्म है हेक्सिकोलॉजी। These 2 terms are equivalent to ecology. ठीक है। और कोई आपसे स्पेसिफिकली पूछ ले कि इथोलॉजी क्या है, तो जहाँ पे मैंने प्लांट इकोलॉजी बोला ना, इथोलॉजी होता है एनिमल इकोलॉजी। आ गई समझ में? क्लियर कट छोटी छोटी लिखते रहो चीज़ें। मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, तुम लोगों को शीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बट जो नॉर्मल चैनल में जो क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, मुझे थोड़ा सा ला देना चाहिए। साथ के साथ पता है एनसीईआरटी के साथ के साथ थोड़ा थोड़ा अभी तो टाइम है, पढ़ लेंगे, तो शीट जब आएगी ना, तो शीट में एकदम से एक सा होश नहीं उड़ेंगे, लगेगा हाँ मैम ने थोड़े तो पढ़ाए थे इसमें से। और मैं शीट में से पूरा नहीं पढ़ाती हूँ, मुझे पता है वो शीट केवल छापने की होती है, क्वेश्चन क्या आता है ना वो अलग ही होते हैं। क्वेश्चन वो आते हैं जिनकी हिंट एनसीईआरटी दे देता है।
अपने लेक्चर में, बस वही आते हैं क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट है अपना जब भी आप 11th क्लास में थे तो 11th क्लास में आपने फर्स्ट जो चैप्टर था, सेकंड चैप्टर था जिसमें प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम था, उससे पहले फर्स्ट चैप्टर था उसमें आपने टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ी है। क्या होता है? असेंडिंग सीक्वेंस में, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर ग्रुप्स में, मतलब स्पीशीज का ग्रुप पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का ग्रुप क्या सबसे ऊपर किंगडम होता है, उसके नीचे फाइलम, उसके नीचे क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो सबसे पहले स्पीशीज, फिर स्पीशीज के बाद में जीनस, ऐसे ग्रुप ऑफ स्पीशीज कॉल्ड जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस कॉल्ड सब पॉपुलेशन इसमें नहीं है, फैमिली क्लास ये सब ना। तो वो था टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल हायरार्की। इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो हायरार्की को इसको वैसे ही याद रखनी पड़ेगी जैसे हमने उसको याद कर रखा है, ठीक है ना। अब ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब वही होता है कि असेंडिंग तरीके से उसको अरेंजमेंट कर देना ताकि हमें पूरी इवोल्यूशनरी स्टेप समझ में आए। इवोल्यूशनरी मतलब कौन पहले कौन उसके बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की की यूनिट जो पूछी जाती है दैट इज स्पीशीज, स्मॉलेस्ट यूनिट इज स्पीशीज। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसका नाम होता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल। जैसे मैं अकेली इंडिविजुअल, एक इंसान, दैट इज द यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की, ठीक है। अब अपनी बात आती है एक से ज़्यादा इंडिविजुअल का ग्रुप हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। पॉपुलेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। पॉपुलेशन, जैसे यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं तो हम एक पॉपुलेशन है। मैं अकेली एक इंडिविजुअल हूँ और 4 लोग यहाँ पे पॉपुलेशन है। अब हम 4 यहाँ से निकल के हमारे घर जाएंगे तो वहाँ पे घर जाने के बाद में हमारा घर भी होगा, पास वाले का भी होगा, पड़ोसी का भी होगा, मेरे मॉम डैड भी होंगे, भाई बहन भी होंगे। तो वो पॉपुलेशन ना होके ग्रुप हो गया, उसको कम्युनिटी बोल देंगे। कम्युनिटी, फाइन। अब कम्युनिटी का ग्रुप होगा, वही बात है, वो किंगडम फाइलम वाली बात है। कम्युनिटी का ग्रुप जो होगा, जैसे एक कम्युनिटी होगी अलवरगेट की, एक कम्युनिटी हो गई उधर जहाँ पे सेंट मेरीज कॉन्वेंट है, सॉरी सेंट मेरीज क्वीन मेरीज है। एक हो गई यहाँ पे जो श्रीनगर रोड की सारी, मतलब तो ये कम्युनिटीज़ जो एक तरफ पैचेस की तरह बनी हुई है, ये कम्युनिटीज़ बनाएगी किसको? इकोसिस्टम को, फाइन। इकोसिस्टम, ठीक है। अब इकोसिस्टम हो गया। ये जो इकोसिस्टम होगा, जो पूरे अजमेर का इकोसिस्टम बन गया है, ये किस चीज़ से रिलेट करेगा? ये जो इकोसिस्टम होगा वो एक तरह से एक लैंड का एक पार्ट होगा। जैसे अजमेर है, वो मैप में देखते हैं, राजस्थान के मैप में एक लैंड का एक पार्ट है, ठीक है। इस लैंड के पार्ट के अंदर पूरा रिलेशनशिप बना हुआ है इकोसिस्टम के तौर पे कि मैं तुमसे रिलेटेड हूँ, इस प्लांट से, इस पूरी बॉडी से, इस पूरे फर्नीचर से रिलेटेड हूँ। फिर यहाँ पे जाके आना सागर लेक है, आना सागर लेक भी एक के अंदर जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो भी एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर यहाँ पे सब्जी मंडी में जो सब्जी आ रही है, वेजिटेशन आ रहा है, वो कैसे हमसे रिलेटेड है। ऐसे पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, फाइन।
इंटरेक्शन हो रहा है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का, ठीक है। वो अब जस्ट नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं उसके। तो जो इकोसिस्टम होगा वो आगे जाके बनाएगा पूरा लैंडस्केप। एक लैंडस्केप हो गया जयपुर का, एक लैंडस्केप हो गया अजमेर का, ऐसे एक लैंडस्केप हो गए सबके, मुंबई, महाराष्ट्र एंड गोवा, पणजी, सबके मिला के लैंडस्केप हो गए। लेकिन अब इन लैंडस्केप को अगर जोड़ा जाए सबको, तो ये चीज़ें आ जाती है बायोम। ये लैंडस्केप मिलके बनाते हैं बायोम, ठीक है। और ये जो बायोम, क्या हुआ बच्चा, कुछ पूछा आपने? ठीक है, ये जो बायोम है, ये बायोम जो होगा ये टोटली पूरी इंडिया का अगर साथ में देखते हैं अपन, पूरी कंट्री का साथ में देखते हैं अपन, तो हम इसको बोलेंगे बायोस्फीयर। जैसे ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर जो ओजोन लेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, तो ये अपर पार्ट है। लेकिन जो लैंड पे है दैट इज बायोस्फीयर। बायो क्यों? बायो इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इसलिए बायोस्फीयर। आई बात समझ में? ठीक है। अब ये होता है दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। फाइन। अब उसके बाद में पॉपुलेशन, ये आपको टिप्स पे आना चाहिए, चाहे आप इसको याद कर लो, चाहे रट लो, या फिर चाहे आप इसको ट्रिक बना लो, ठीक है। अब अपनी बात आती है कि ये जो मैंने बायोम लिखा है ना यहाँ पे, ये बायोम है ना, जो ये रिलेटेड होता है क्लाइमेट और वेदर से। तो कोई बता सकता है, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? बच्चा, क्लाइमेट परमानेंट नहीं होता है, वही जैसे एक साल में कितनी तरह की ऋतु बोलते हैं, जिसको ऋतुएं होती है, कितने तरह की मौसम होते हैं, ठीक है। जैसे आज सुबह का समझ लो, कल रात को कितनी बारिश हुई थी, तो कल का वेदर कैसा था, आज का ये कोई ये नहीं बोलता कल का क्लाइमेट कैसा था, आज का कैसा है। देखो, चेंज तो क्लाइमेट भी होता है, चेंज वेदर भी होता है, लेकिन वेदर शॉर्ट टाइमिंग पीरियड के लिए होता है। मीन्स 6 आवर्स, 12 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स, ठीक है। वेदर मतलब मौसम। 3 महीने की ऋतु ये होती है, फिर मार्च से होली आती है, होली के बाद में ठंड पड़ना स्टार्ट होती है, ठीक है। होली तक ठंड पड़ जाती है, उसके बाद गर्मी पड़ना स्टार्ट होती है, ये होता है वेदर। लेकिन हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट हमेशा एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की देखी जाती है, हाँ। और लॉन्ग पीरियड भी मान के चलो मिनिमम 30 साल का क्लाइमेट देखा जाता है। उसके बाद एक ना निकाली जाती है एक लिस्ट, या फिर जिसको बोले जो इंडियन मीटेरोलॉजिक डिपार्टमेंट है जो लोकेटेड है अपने जयपुर IMD, उसके थ्रू निकाला जाता है पूरा कि इस 30 साल के क्लाइमेट में प्रीवियस 30 साल के क्लाइमेट से कितना चेंजेस आए हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट, ओजोन इफेक्ट, ये सब चीज़ें उस क्लाइमेट चेंज के हिसाब से देखी जाती है, मौसम के हिसाब से, वेदर के हिसाब से नहीं एग्जामाइन की जाती है, ठीक है। तो जो बायोम है वो रिलेटेड होता है अपने वेदर और क्लाइमेट से। हाँ, आई बात समझ में? चलो मिटा दूँ इसको मैं, समझ में आ रही है इकोलॉजी? अभी मैं आपका चैप्टर नहीं ले रही हूँ, अभी मैं आपको छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी याद कराने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको इजी वे में समझ में आए। NCERT में थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज है एक्चुअली। NCERT में ना बहुत सारे स्टोरी टाइप, जस्ट लाइक मैं पढ़ रही थी आज सुबह, तो इसमें दे रखा था हाउ डज द बी
नो विच फ्लावर हैज़ नेक्टर, वाई डज कैक्टस हैव सो मैनी थॉर्न्स, हाउ डज द चिक रिकॉग्नाइज हर ओन मदर। मैं इसमें आपको इकोलॉजी कैसे पढ़ाऊँ? ये मतलब होता है कि किसी जैसे चिक वाला है कि उसको अपनी मम्मी का कैसे पता होता है कि शी इज़ माई मम। वो क्योंकि दिखने में तो सारे ही बराबर होते हैं, सारी ही मुर्गियाँ बराबर होती है, तो उसको कैसे पता चलेगा शी इज़ माई मम या ही इज़ माई फादर? नहीं पता ना, फिर भी वो लोग वहीं जाके बैठते हैं जहाँ उनकी मम्मी लोकेटेड होती है। तो वो चीज़ें, ये चीज़ें ना इंटरैक्शन से आती है। ये बोलना चाह रहा है इंटरैक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप, हाँ, और उसी की स्टडी इकोलॉजी होती है। ठीक है, तो इसलिए ना इकोलॉजी थोड़ी टिपिकल होती है जस्ट फॉर नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे के लिए, क्योंकि वो मैम तो ये पढ़ाएंगे, लाइनें पढ़ाएगी, पता है मुझे। चलो कोई बात नहीं। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अर्थ का थोड़ा सा फिनोमेनन देख लेते हैं। अर्थ कैसा है, क्या है, आपको पता होना चाहिए। अर्थ गोल है, पूरी गोल है क्या? पूरी गोल है, ओवल शेप है। कभी स्टाफ रूम में या फिर प्रिंसिपल रूम में जाते हैं तो देखते नहीं है क्या, वो घूमता रहता है, वो एक ग्लोब, वो गोल नहीं होता है, होगा। तो मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, बस कोशिश है, चलो कोई बात नहीं, समझाना चाहती हूँ वो समझ लेना बस। आज पता नहीं मेरे को गले में क्या, चलो टाइम क्या हुआ, अच्छा 15 मिनट हो रहा है, कोई बात नहीं, ये टॉपिक हो जाएगा। चलो, ये अपना अर्थ है, कोशिश करना समझने की। हाँ, अर्थ है। अर्थ के जो मिड में से लाइन जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर, दैट इज 0 डिग्री। और ये क्या है? पोल्स। ये 90 डिग्री है, दोनों है कि नहीं, है ना? चलो, अब हम जाते हैं कि अर्थ पे यहाँ सन होता है अपना, हाँ, तो सन की सबसे ज़्यादा रेज कहाँ गिर रही है? इक्वेटर पे गिर रही है। ठीक है, फिर ये जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है वैसे वैसे रिड्यूस होती जा रही है, हाँ कि ना? दैट इज 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हाँ, यही चीज़ यहाँ होगी, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये चीज़ यहाँ होगी। ठीक है, अब मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ आपको उसको समझना कि आपने कभी पढ़ा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है? हमने देखा होगा कि हमें बार बार ये सुनने को मिलता है कि अर्थ पे जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, किसी भी प्रोडक्टिविटी आपको पता होना चाहिए प्रोड्यूसर्स के थ्रू होती है। प्रोड्यूसर्स आर ट्रीज, वेजिटेशन, फॉरेस्ट। तो अर्थ पे जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है वो बिकॉज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की वजह से होती है। और सेकंड नंबर होता है कोरल रीफ्स। ठीक है, तो कोरल रीफ्स का मैं कंसेप्ट आगे बताऊंगी। कोरल रीफ इज रिलेटेड टू एक्वेटिक इकोसिस्टम। लेकिन अगर अपन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करूं, टेरेस्ट्रियल का मतलब समझते हो? लैंड पे। ठीक है, तो अगर लैंडस्केप या फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करूं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो होती है 70% प्रोडक्टिविटी होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये जो सनलाइट है, अब एक बात बताना कि जहाँ पे जो फॉरेस्ट पे सनलाइट बहुत अच्छी हो, एक बात बताना, सनलाइट बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी सनलाइट मिलेगी तो वहाँ पे फिर फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा,
ठीक है। फोटोसिंथेसिस से वहाँ की प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा, और वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होने की वजह से ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन होने की वजह से वहाँ पे पानी जो है, वहाँ के सी का पानी है वो भी बादल के रूप में ऊपर उड़ जाएगा, और बादल है तो फिर वापस बरसेगा, एक कंटिन्यूटी बन जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो जितनी वहाँ पे दिन में धूप होती है, जितनी सनलाइट होती है, वही उतनी ही वहाँ पे बारिश भी होती है। तो दोनों ही फैक्टर चाहिए किसी भी वेजिटेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे जो ये जो इक्वेटर के जो है, इक्वेटर के सामने जो लोकेटेड पोर्शन है, जो सन के सामने इक्वेटर लोकेटेड है, वो है अपना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट तो मैं बोल रही हूँ लेकिन उस एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल। और आपको पता होना चाहिए पूरे ग्लोबल में, पूरे ग्लोब में इंडिया भी ट्रॉपिक पे ही लोकेटेड है सन के। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ ट्रॉपिकल, ठीक है। अब ट्रॉपिकल के थोड़ा सा ऊपर जाओ 20 डिग्री तक, और ट्रॉपिकल के थोड़ा सा नीचे आओ 20 डिग्री तक, तो वहाँ पे क्या होगा वहाँ पे क्या है, उस एरिया को क्या बोलेंगे, उस एरिया को बोलेंगे सब ट्रॉपिकल। हाँ, सब ट्रॉपिकल। अब जो ट्रॉपिकल होगा उस पे आप एक बताओ, ट्रॉपिकल जो पार्ट बनाया है वहाँ पे समर्स ज़्यादा होगी कि विंटर ज़्यादा होगी? समर्स ही होगी। इवन 12 महीने में से 10 महीने से 11 महीने तक समर्स ही होती है यहाँ पे। मतलब ये तो लिखने की बात नहीं है, मैंने ऐसे बता दिया आपको। सब ट्रॉपिकल क्या होता है? सब ट्रॉपिकल होता है थोड़ा सा पोल की तरफ, मतलब 20 डिग्री ऊपर इक्वेटर से, ठीक है। तो अपना जो सब ट्रॉपिकल पार्ट है वो उसमें वेजिटेशन खूब होगी, लेकिन ट्रॉपिकल से थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा विंटर का पार्ट ऐड ऑन हो जाता है, ठीक है। अब उसके जस्ट ऊपर, लेकिन इस जो सब ट्रॉपिकल पार्ट है यहाँ पे थोड़ा सा विंटर ऐड ऑन हो जाता है। सोचो कि इतना दिवाली का टाइम आता है अपना, तो दिवाली में अपन क्या करते हैं, अपन को ना अच्छा भी लगता है, ना गर्मी है ना सर्दी है, पटाखे मस्त चलाते हैं अपन बाहर खड़े होके, क्योंकि ना हमें गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, ना हम पंखा चलाते हैं ना कूलर चलाते हैं, कुछ नहीं चलाते, बस एक ना पतली चादर से थोड़ी सी मोटी, ना कि रजाई होती है, रजाई भी नहीं होती है, तो वो प्लीजेंट मौसम होता है, सुहावना मौसम होता है। तो ये जो सब ट्रॉपिकल पार्ट होता है वो एक तरह से प्लीजेंट पार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं टेम्परेट। और उसके बाद तो आपको पता ही है। अब उसको आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटर से ऊपर वाले पार्ट पे कौन सा आर्कटिक होता है और कौन सा अंटार्कटिक होता है, पता है आपको? इक्वेटर से ऊपर वाला पार्ट होता है आर्कटिक। दोनों ही बेसिकली ठंडे प्रदेश होते हैं, दोनों ही ठंडे पार्ट है, लेकिन इक्वेटर से ऊपर वाला पार्ट होता है आर्कटिक, इक्वेटर से नीचे वाला पार्ट होता है अंटार्कटिक। आई बात समझ में? पोल्स में, अब ये पोल्स में होता है, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ के वेजिटेशन टोटली डिफरेंट होते हैं, वहाँ के एनिमल्स एडेप्टेशन पूरे टोटली डिफरेंट होते हैं। वहाँ पे पोलर बियर मिलता है, पोलर बियर को कभी राजस्थान में देखा है, या फिर यहाँ के ऊँट को कभी देखा है हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में? नहीं ना। तो बस यही कारण होता है कि, और ये उत्तराखंड सिक्किम, ये तो मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, आर्कटिक अंटार्कटिक इंडिया में है ही नहीं, ये तो दूसरी ही जगह है, दूसरे ही आइसलैंड है। तो वहाँ का तो कहना ही क्या, वहाँ तो हम भी जाके सर्वाइव नहीं कर सकते। वहाँ पे हमारा खुद का, हम देखो हमारी बॉडी जो है वो, अब मैंने ये चीज़ें क्यों बताई है आपको, ये मैंने चीज़ें बताई है एनिमल एज वेल एज ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट करने के लिए। हमारी बॉडी जो सुबह से लेकर रात तक काम कर रही है, वो काम करने के मैसेंजर कहाँ से मिल रहे हैं, मैसेज कहाँ से मिल रहे हैं? वो अंदर बताओ, अंदर मिल रहे हैं, ब्रेन से मिल रहे हैं, ब्रेन को मिलेगा जीन कोड, प्रोटीन से मिल रहा है। प्रोटीन को एक्टिवेट करने वाला पार्ट कौन सा होता है? एंजाइम्स, ठीक है। और एंजाइम प्रोटीन से बने हुए हैं, और प्रोटीन को एक्टिवेट करने वाला पार्ट एंजाइम होता है। अब सोचो, हम अगर
हम राजस्थान के लोग अगर पोल्स पे चले गए तो हमारे एंजाइम है ज़्यादा टेम्परेचर को बियर करने वाले, और वहाँ जाके हमारे एंजाइम्स है वो डीनेचुरेशन हो जाएगा उनका। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पे हमारे एंजाइम्स काम ही नहीं करेंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे वो, हम उनके अडेप्टेड नहीं हैं। यही चीज़ होती है एनिमल्स के लिए लागू, और यही चीज़ होती है उनके वहाँ के जैसे पेंगुइन्स हुआ। पेंगुइन को कभी देखा है इंडिया में? नहीं, पेंगुइन हमेशा चाइना में ही होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी है चीज़ें, जैसे यहाँ पे नाम दे रखा है, किस किस का नाम दे रखा है? हाँ, जैसे यहाँ पे एक चीज़ का एनसीईआरटी में दे रखा है मैंगो। मैंगो आप बताओ कहाँ मिलना चाहिए? मैंगो वहाँ मिलना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो। याद करो, अपन समर्स आते हैं, अपन खुश हो जाते हैं मैंगो मिलेंगे। मैंगो तो हमेशा मैंगो इंडिया में ही मिलते हैं, इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं यूएस, कनाडा, लेकिन वहाँ नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 8 से 9 महीने रहती है समर, हाँ, और वहाँ 8 से 9 महीने रहती है विंटर्स। तो मैंगो के ट्री के लिए अडेप्टेशन चाहिए कि उसको समर्स चाहिए, ठीक है। तो मैंगो हमेशा ट्रॉपिकल पार्ट में मिलती है। उसी तरीके से होता है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड कहाँ मिलता है? वो ये एक तरह का पोलर एनिमल है, और ये पोलर पार्ट में मिलेगा, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट में नहीं मिलेगा स्नो लेपर्ड। स्नो से नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। और तीसरा अपना है ट्यूना फिश। ट्यूना फिश होती है, ये भी एक तरह से बोनी फिश होती है, और ये ट्यूना फिश हमेशा ट्रॉपिकल रीजन में मिलती है। लिख लो तीनों, ट्यूना, TUNA। स्नो लेपर्ड हमेशा पोलर एनिमल होता है, और ये पोलर रीजन में मिलता है। अब जो टेम्परेचर बताया मैंने आपको, टेम्परेचर के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है होम्योथर्मिक, दूसरा होता है अपना पोइकिलोथर्मिक। मैं नाम लिख देती हूँ। होम्योथर्मिक और दूसरा होता है पोइकिलोथर्मिक। फाइन। होम्योथर्मिक होता है जिसको आप लिख लेना, मेरे को जगह नहीं लिखने की। इसको वार्म ब्लडेड भी बोलते हैं, गर्म खून वाले, वार्म ब्लडेड, वार्म, हाँ लिख लो। और इनको एंडोथर्मिक भी बोलते हैं, जो होम्योथर्मिक है। ये टेम्परेचर के बेसिस पे इसलिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने अभी आपको एक चीज़ रिलेट की थी कि सब चीज़ एंजाइम से रिलेटेड है, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम से रिलेटेड है, और काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ मैं चीज़ें आपको। तो होम्योथर्मिक जो होता है, इनको हम वार्म ब्लडेड भी बोलते हैं, इनको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। अब एंडो नाम से समझ में आ रहा है, एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि इंटरनली ही सब कुछ चेंज हो जाना, इंटरनली स्टेबलाइज रहना। जैसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री। तो ऐसा है क्या कि हम ना आज से हम चले गए पोलर्स में, हाँ, तो ठीक है, बाहर तो हमें समझ में आ गया कि हम ठंड लग सकती है, तो हमारा टेम्परेचर 2-3 डिग्री डिक्रीज़ हो सकता है बाहर स्किन पे टच करने से। सिक्किम चले गए, नाथुला पास जो बॉर्डर है वहाँ चले गए, हाँ, लेकिन इंटरनली खून जो अपना ब्लड है उसका भी टेम्परेचर चेंज हो गया, जो अपने ऑर्गन्स है इंटरनली नहीं। अपनी बॉडी सेल्फ रेगुलेटेड होती है कि हमें इंटरनली कुछ भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए टेम्परेचर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है होम्योथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक। इसमें कौन कौन से एनिमल्स आने चाहिए? पहला तो ह्यूमन से आना चाहिए, दूसरा बताऊँ कौन आता है? कैमल। तो वो मेमल्स में आ गया ना बच्चा, मेमल्स आता है, ह्यूमंस मतलब मेमल्स,
ठीक है, पहला तो मेमल्स होता है, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है बर्ड्स। आपको पता होना चाहिए बर्ड्स में भी वार्म ब्लडेड होते हैं, उनमें खुद से सेल्फ रेगुलेट करने की कैपेसिटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अब दूसरा आता है अपना पोइकिलोथर्मस। पोइकिलोथर्मिक को अपन बोलते हैं एक्टोथर्मिक, और इनका ये होता है कि ये जैसे एनवायरनमेंट में होंगे उसी तरीके से अपने एनवायरनमेंट के अपने अंदर के टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेंगे। जैसे एक ना गर्म झरने में बहने वाली फिश होती है, उसको उठा के अगर ठंडे में डाल देंगे ना तो वो तभी सर्वाइव कर पाएगी कि वो ठंडे के हिसाब से अपने आप के अंदर की बॉडी के अंदर रेगुलेशन कर ले, ऑस्मो रेगुलेशन कर ले। ठीक है, अगर वो नहीं कर पाई तो वो मर जाएगी। ठीक है, तो ये होता है पोइकिलोथर्मिक। टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं, रेगुलेशन तो उसमें होता है, सेल्फ रेगुलेशन होता है होम्योथर्मिक में, और ये होता है बाहर से इंड्यूस्ड रेगुलेशन एक्टोथर्मिक में या फिर पोइकिलोथर्मिक। फिश, क्रोकोडाइल्स, एम्फीबियंस, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसी बेसिस पे कि टेम्परेचर की हायर रेंज मतलब हायर रेंज में जो मतलब ग्राफ 0 से ज़्यादा हो और कम रेंज मतलब बहुत कम रेंज झेल पाए, इस बेसिस पे भी दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पहला होता है यूरीथर्मिक और दूसरा होता है स्टेनोथर्मिक। These are eurythermic. These are organism which can tolerate higher range of temperature. जैसे कि हम मैमल्स हाई रेंज को झेल सकते हैं, 0 डिग्री पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्वाइवल की बात कर रही हूँ, अडेप्टेशन की बात नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हम 0 डिग्री पे जाके या फिर माइनस डिग्री पे जाके, अरे यार अभी तो इस वाली सर्दी में तो कोटा में भी -3 डिग्री चला गया था, राजस्थान में भी तो चूरू में हमेशा होता ही है, तो वहाँ के लोग मर गए क्या? नहीं होता ना। हम अडेप्टेशन की बात कर रही हूँ कि हम जाके अडेप्ट नहीं हो सकते हैं, मतलब टाइम लगेगा, लेकिन हाँ हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो these organism can tolerate higher range of temperature। एंड स्टेनो का क्या होगा? स्टेनो का जस्ट अपोजिट है, नैरो रेंज। नैरो रेंज होता है, और नैरो रेंज का जो एग्जाम्पल है वो होता है फ्यू एनिमल्स एंड 99% प्लांट्स। क्योंकि प्लांट्स बेचारे मूवमेंट, लोकोमोशन नहीं होता है, प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होता है किसी तरह का। चलो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। समझ में आया? बेटा इंटरेस्टिंगली पढ़ोगे ना तो इकोलॉजी इंटरेस्टिंग लगेगी, अगर मन मार के पढ़ोगे तो नहीं। मैंने देखो अब ये चीज़ें नहीं दे रखी है, लेकिन मैंने आपके लिए जुगाड़ी ना कहीं से, ये नहीं दे रखा है। अब पता मैं क्या, अब मैं कल वाले लेक्चर में जब बोलूँगी ना कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, ग्रासलैंड होता है, ये होता है, वो होता है, तो तुम मेरा मुँह नहीं देखोगे। तुम्हें मैंने बता दिया है क्या होता है, फिर भी मुँह देखो तो मैं थप्पड़ पड़ेगी तुम लोगों के। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।